मेरी बीवी बनने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुमसे शादी मैंने सिर्फ इसलिए की ताकि तुम केस वापस ले लो। वो मुस्कुरा कर कहता अनीला को पत्थर कर गया था। वो नीली आंखों वाली लड़की आंखों में आंसू लिए उसे बेयकीनी से देखने लगी। मिराज शाह का दिल मुट्ठी में हुआ, पर वो खुद पर सख्त खोल चढ़ा गया। बहुत पछताएंगे शाह आप, मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी। अनीला ने रोते हुए शिकवा किया और वापस कमरे के अंदर चली गई। वो गरीब थी, खुददार थी, पर मिराज शाह ने उसका तमाशा बनाया था। मिराज शाह तो फतह के नशे में चूर डेरे पर चला गया और उसी रात अनीला खामोशी से हवेली छोड़कर भाग गई। जब अगले दिन वापसी पर यह बात मिराज शाह को पता चली तो उसकी सांसें रुकने लगी। वो गुस्से से पागल होता गया, हर जगह उसे ढूंढने लगा, मगर अनीला न जाने रातों रात कहाँ गायब हो गई थी कि मिराज शाह के आदमी उसे ढूंढने में नाकाम ठहरे थे। शाह साईं, छोटे शाह को पुलिस पकड़ कर ले गई है। अकरम ने मिराज शाह के करीब रुकते हुए हांफती आवाज में कहा था। मिराज शाह की आंखों में तैश उभरने में सिर्फ एक लम्हा लगा था। तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो अकरम, उसने घुराते हुए कहा। अकरम को गिरेबान से दबोच लिया। अकरम बेचारा कपकपा के रह गया। वो लोग क्या कह रहे थे? हनूज उसके गिरेबान पर हाथ जमाए मिराज शाह ने इस्तफसार किया। गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि अकरम का सांस बामुश्किल निकल रहा था। ऐसे में वो जवाब देने के लिए हलक से आवाज कैसे निकालता? मिराज शाह भी उसकी मुश्किल समझ गया था, इसीलिए अपने हाथों की गिरफ्त उसके गिरेबान पर ढीली करते हुए उसने अकरम को एक बार फिर सवालिया नजरों से देखा। शाह साईं, किसी लड़की ने छोटे साईं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इस लड़की का कहना है कि छोटे साईं ने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मिराज शाह की तेजी से सुर्ख होती आंखों को देखकर अकरम तफसील बताते बताते रुका। एक तो मिराज शाह ने उसे इतने करीब से पकड़ रखा था कि अकरम की टांगें कांपने लगी थी। आगे बोल अकरम। उसे खामोश होता देखकर मिराज शाह ने अकरम को झंझोड़ कर छोड़ा, जिसके सबब अकरम उसके हाथों की गिरफ्त से आजाद होकर नीचे जमीन पर जा गिरा। उस लड़की की रिपोर्ट पर पुलिस छोटे साईं को पकड़ कर ले गई। शाह साईं, अकरम ने मुख्तसर लफ्जों में बात समेट दी। उसका लहजा कांपता हुआ और आवाज हाँफती हुई थी। पुलिस जावियार शाह को कहाँ से पकड़ कर गई है? मिराज ने अब अपना रुख दूसरे आदमी की तरफ किया था। हमारे ही इलाके से साईं, दिलावर ने फौरन जवाब दिया। सच शुक्र कि वो मिराज शाह से थोड़ा दूर खड़ा था, वरना उसका हाल भी अकरम जैसा ही होता। इन पुलिस वालों की हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे इलाके में मेरे छोटे भाई को उठा कर ले गए? मिराज शाह गुस्से के आलम में गुराया था। आवाज कदरे बुलंद थी। क्या इनको मालूम नहीं था कि मेरे इलाके में मेरे असूल चलते हैं? यहाँ मिराज शाह का राज है और असूल भी मिराज शाह के हैं। बुलंद आवाज में कहते हुए उसने अपने तौर पर असूली सवाल किया था। शाह साईं, अकरम कह रहा है कोई नया पुलिस वाला आया है और उसने छोटे साईं को गिरफ्तार किया है। दिलावर थोड़ा आगे आते हुए कहने लगा, वरना पहले वाला एसपी तो ऐसा था कि उसे गांव के लोगों की रिपोर्टों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उस एसपी के लिए तो शाह साईं अहम थे। दिलावर ने अपने लहजे में खुशामद समोली। मिराज शाह की नस्रों में अपनी अहमियत बढ़ाने को कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देता था। ठीक है, गाड़ी निकालो, मैं अभी जाकर इस नए एसपी से अपना तारुफ करवा कर आता हूँ। जरा अपने तरीके से। अपनी स्याह मर्दाना शॉल को कंधे पर जमाते हुए उसने हुक्म सादिर किया, जिसकी तकमील के लिए दिलावर ही आगे बढ़ा था। थोड़ी ही देर बाद उसके बिल्कुल करीब लैंड क्रूज रुकी तो वो इसमें सवार हो गया। अब लैंड क्रूज डेरे के आईनी गेट से निकलकर गांव की कच्ची सड़कों पर रवां दवां थे और अंदर सीट पर बैठे मिराज शाह की सुर्ख होती आंखों में सोच की गहरी परछाइयां थीं। तकरीबन 15 मिनट बाद मिराज शाह की लैंड क्रूजर थाने के अहाते में आकर रुके थे। मिराज शाह लैंड क्रूज से बाहर निकला था और इस वक्त नेवी ब्लू कलर की शलवार सूट में मलबूस था। स्याह शॉल दोनों कंधों से आगे की तरफ ओढ़ रखे थे। इसके चेहरे पर छाए गुस्से के तासुरात और आंखों के किनारे पर उभरती सुर्खी किसी से भी पोशीदा नहीं थे। मिराज शाह मजबूत कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ा। उसका रुख नए एसपी के ऑफिस की तरफ था। दिलावर उससे चंद कदम पीछे चल रहा था और जब मिराज शाह एसपी के ऑफिस में दाखिल होने लगा तो उसने हाथ के इशारे से उसे वहीं बाहर रोक दिया। दिलावर वहीं रुक गया तो मिराज शाह बगैर नाक किए अंदर दाखिल हो गया। उसे ऐसे अंदर आता देखकर शिराज मलिक एसपी के माथे पर बल नमूदार हुए। किसी के ऑफिस में दाखिल होने के कुछ आदाब होते हैं मिस्टर मिराज शाह। शिराज मलिक ने उस पर गहरा तंज किया था, मगर इधर परवाह किसे थी। मिराज शाह अपनी असली पुरसुकून अंदाज में 2 कदम आगे बढ़ा और शिराज मलिक के सामने कुर्सी पर बैठ गया। न सिर्फ बैठा बल्कि अपने पांव भी उठाकर सामने मेज पर कुछ इस तरह रख दिए
کہ ان کا رخ شیراز ملک کے منہ کی طرف ہونے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے میراج شاہ، شیراز ملک غصے سے کہتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ارے بدتمیزی یہ نہیں بلکہ وہ ہے جو تم نے میرے بھائی کو گرفتار کر کے کی ہے۔ میراج شاہ نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور یہ پاؤں ٹیبل سے ہٹاؤ۔ اس کے بعد کا جواب دینے کے ساتھ شیراز ملک نے دونوں ہاتھوں سے اس کے پاؤں پیچھے کرنے کا بھی اشارہ کیا۔ میراج شاہ کے لبوں پر زچ کرتی ہنسی نمودار ہوئی۔ تم نے ڈیوٹی کی آڑ میں جو دشمنی نبھائی ہے اسے میں اچھے سے سمجھ گیا ہوں۔ ہنوز ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے اس نے شیراز ملک کو گھور کر دیکھا تھا۔ سمجھ گئے ہو تو یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ شیراز ملک نے تائیدی انداز میں سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اس کے لبوں پر بھی کمینگی سی بھری مسکراہٹ تھی۔ شیراز ملک، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو اسے مجھ تک ہی محدود رکھو۔ اس میں میرے خاندان کے کسی فرد کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں۔ میراج شاہ اب ذرا سنجیدہ ہوا تھا، البتہ پاؤں اس نے ٹیبل سے نہ ہٹائے تھے۔ میرے بھائی کو رہا کر دو، اس نے اب واضح لفظوں میں اپنا مطالبہ پیش کیا۔ آواز بلند نہیں تھی مگر سرد ضرور تھی۔ شیراز ملک نے حس اٹھاتے انداز میں اسے بغور دیکھا اور مسکرایا، پھر سر کو نفی میں حرکت دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا میراج شاہ۔ شیراز ملک دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے قریب جھکا تھا۔ میں نے زاویار کو گرفتار کیا کیونکہ یہ میری ڈیوٹی تھی۔ بغیر رپورٹ درج ہوئے میں اسے پکڑ کر لاتا تب تم کہتے کہ میں نے دشمنی نبھائی ہے، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں۔ وہ بولتے بولتے ایک لمحے کو رکا، کندھوں کو خفیف سی جنبش دی اور میراج شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے مزید بولنا شروع کیا۔ میں نے قانون کے مطابق ایک مجرم کو گرفتار کیا، اب تم بھی قانون کے مطابق اسے یہاں سے رہا کروا لو۔ عدالت کا راستہ تو تم نے دیکھ رکھا ہے اور ہوپ سو کسی اچھے وکیل کو بھی جانتے ہی ہوگے۔ شیراز نے بات کے آخر میں ایک آئی برو اچکا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اب زاویار کو قانون کے مطابق ہی رہا کرواؤں گا اور دیکھنا وہ باعزت بری ہوگا، لیکن میری بات ایک یاد رکھنا، اس سب کے بعد تم بھی یہاں نہیں رہو گے۔ گنتی کے چند دن ہیں تمہارے پاس، اس کرسی پر جتنا عیش کرنا چاہو کر لو۔ بات میں ایک لمحے کا توقف لیتے ہوئے میراج شاہ نے ایس پی کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شیراز نے بھی اس کے اشارے کے تعاقب میں اس کرسی کو دیکھا تھا۔ پھر تو تمہیں میرے قدموں میں ہی جھکنا ہے۔ اس کا اگلا جملہ سخت تیش دلانے والا تھا، مگر شیراز ملک اپنے غصے کو دبانا بہت اچھے سے جانتا تھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا میراج شاہ، شیراز ملک چیلنجنگ انداز میں کہتے ہوئے بڑی شان سے اس کرسی پر جا کر بیٹھا، پھر مسکرا کر میراج شاہ کو دیکھنے لگا۔ میراج شاہ نے لبوں کو پیوس کرتے ہوئے خود کو مزید کچھ بھی کہنے سے روکا اور سرد سے اس کے آفس سے باہر نکل گیا۔ شاہ خاندان اور ملک خاندانوں میں نسلوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ یہ دشمنی زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے شروع ہوئی تھی جو نسل در نسل آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے، اور اب بھی آثار یہی بتا رہے تھے کہ شیراز ملک نے واقعی ڈیوٹی کی آڑ میں دشمنی نبھائی تھی۔ میراج شاہ آفس سے نکل کر لاک اپ ایریا کی طرف گیا تھا جہاں زاویار شاہ کو رکھا گیا تھا۔ تھانے میں ہر طرف پولیس اہلکار تھے مگر کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں میراج شاہ کا ہی سکہ چلتا تھا۔ وہ سب اہلکار تو اس بات پر ابھی تک حیران تھے کہ شاہ خاندان کا فرد اس وقت لاک اپ میں قید ہے۔ دل ہی دل میں وہ سب شیراز ملک کو داد بھی دے رہے تھے جس نے زاویار شاہ کو گرفتار کر کے وہ کارنامہ انجام دیا تھا جو آج سے پہلے کوئی ایس پی نہ کر سکا تھا۔ میراج شاہ لاک اپ کے سامنے آ کر رکا تو اندر اس طرح بھی انداز میں چکر کاٹتا ہوا زاویار شاہ رکا اور پھر فوراً وہ سلاخوں کے قریب آیا۔ بھائی، مجھے یہاں سے باہر نکالیں۔ اس کے لہجے میں منت تھی۔ یہاں بتائے 2 گھنٹے ہی اس کی ہمت پست کر چکے تھے۔ میں کوشش کر رہا ہوں زاویار، میراج شاہ نے جواب دینے کے ساتھ سلاخوں پر جمے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ کوشش؟ بھائی میں یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے ابھی کے ابھی باہر نکالیں۔ اوئے کھولو یہ تالا۔ میراج شاہ کو منت کرتے وہ پاس سے گزرتے اہلکار کو بھی مخاطب کر گیا تھا۔ لہجہ حد درجہ بدتمیزی لیے ہوئے تھا۔ پولیس اہلکار ایک لمحے کو رکا مگر اس کی بات انسنی کیے وہاں سے آگے چلا گیا۔ دیکھو زاویار شاہ، اگر یہاں نہیں آنا تھا تو ایسی حرکت ہی نہ کرتے، اب اگر کر ہی لی ہے تو یہ سب برداشت بھی کرو۔ میراج نے دبے لفظوں میں اسے بہت کچھ باور کروایا تھا۔ زاویار شاہ کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو زرد پڑا مگر وہ فوراً ہی اپنے تاثرات سنبھال گیا۔ بھائی میرا یقین کرے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں مجھ پر۔ وہ فوراً ہی اپنی آنکھوں میں نمی سمیٹ لایا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں شیراز ملک نے دشمنی کے چکر میں مجھے گرفتار کیا ہے، اور وہ لڑکی جس نے میرے خلاف رپورٹ درج کروائی ہے وہ بھی شیراز ملک کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ زاویار نے سلاخوں سے ہاتھ آگے گزار کر
मिराज शाह के हाथ पकड़ लिए। अब उससे अपने बात पर कायल करने के लिए कुछ भी बोलता जा रहा था, मगर ये बातें मिराज शाह के दिमाग में बैठती जा रही थीं। आपको मेरी बात पर यकीन है ना भाई? मिराज शाह को सोचों में गुम देखकर ज़ावियार ने उसका हाथ हिलाया तो वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैंने किसी लड़की से ज़बरदस्ती नहीं की। ये सब लोग मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालें। वो अपनी बात पर डटा था और सितम तो ये था कि मिराज शाह भाई की मोहब्बत में उसकी बातों पर यकीन भी कर चुका था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मगर तुम्हें कुछ दिन यहाँ रहना होगा। मिराज शाह ने दाएं हाथ से उसकी रुखसार थपथपाई। कुछ दिन? ज़ावियार शाह को तो सोचकर ही होल उठने लगे। हाँ, तुम जानते हो शराज मलिक तुम्हें ऐसे रिहा नहीं करेगा। अब मुझे उसके लिए वकील को हायर करना पड़ेगा और इस सारी कार्रवाई में कुछ दिन तो लगेंगे। उसने अब तफसील से जवाब दिया था। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें मैं बाइज्जत बरी करवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ज़ावियार की आंखों में देखते हुए उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया था। ज़ावियार शाह ने चारों नचार सर को ताइदी अंदाज में जंबिश दी। मैं कल मिलने आऊँगा तुमसे, तब तक अकरम थाने के आसपास ही रहेगा। मैं ज़रा अहम काम निपटा लूँ। मिराज शाह ने उसे आगाह किया और फिर ज़ावियार शाह को बाहिम्मत रहने की ताकीद करते हुए वहाँ से निकल गया। मिराज शाह चंद कदम ही आगे आया था कि दिलावर उसके करीब आकर रुका। शाह साईं, ये लड़की वही है जिसने छोटे साईं पर केस किया है। बाहर की तरफ जाते हुए दिलावर ने दाईं तरफ इशारा किया था। मिराज शाह ने उसकी तकलीद में देखा, मगर वो नकाब के हाले में मकील इस लड़की का चेहरा ना देख पाया। सिर्फ उसकी नीली आंखें वाज़ेह थीं, जिसने मिराज शाह को एक लम्हे के लिए रोकने पर मजबूर किया, मगर अगले ही लम्हे वो सर झटकते हुए आगे बढ़ गया। इस लड़की की सारी मालूमात मुझे अगले आधे घंटे में चाहिए। गाड़ी में सवार होते हुए मिराज शाह ने दिलावर को हुक्म दिया और उसने सर को खम देते हुए हुक्म तस्लीम कर लिया था। मिराज शाह के स्याह लैंड क्रूजर गांव की छोटी गलियों से गुजरती एक घर के सामने आकर रुके थे। सभी गांव वाले हैरत और परेशानी की मिलीजुली कैफियत में अब्बास के घर बाहर रुकती इस गाड़ी को देख रहे थे। जानते तो सभी थे कि कल अब्बास की बेटी ने ज़ावियार शाह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा के मिराज शाह को ललकारा है, मगर वो सब यहाँ पे मिराज शाह की आमद की तवक्को नहीं कर रहे थे। तुम सब क्या देख रहे हो? जाओ अपने अपने काम करो, यहाँ तमाशा नहीं हो रहा। ड्राइविंग सीट से नीचे उतरते हुए दिलावर ने इन सबको बुलंद आवाज में झाड़ा और फिर वो सभी तेजी से इधर उधर होते अपने अपने घरों में दुबक गए। सिर्फ एक लम्हे में पूरी गली खाली हो गई और वहां सन्नाटा छा गया। दिलावर घूमकर दूसरी तरफ आया और मिराज शाह के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। शाह साईं, आप हुक्म करते, मैं इन कमीन को आपके डेरे में हाजिर कर देता। आपको खुद यहाँ आने की जरूरत ही न पड़ती। मैंने पहले ही कहा था, ये गंदी गलियां आपके शयाने शाह नहीं। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही दिलावर ने अंदर बैठे मिराज शाह को देखते हुए कहा। अंदाज खुशामदी था, जैसे उसके बस में होता तो मिराज शाह को यहाँ एक कदम भी न रुकने देता। यहाँ की लड़की ने काम ही ऐसा किया है कि मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। खेड़ी में मुक्कीद पाँव जमीन पर रखते हुए वो गाड़ी से निकल आया था। अब उसकी पुश्त की तरफ अब्बास का घर था, जबकि अंदर मौजूद मकीन अब तक मिराज शाह की आमद से बेखबर थे। और अपनी जुबान काबू में रखा करो, बेजा चलती ये जुबान तुम्हें हलाक करवाएगी। मिराज शाह ने घूम कर इस घर की तरफ अपना रुख किया। साथ ही दिलावर को तंबीह की तो वो अपना सा मुंह लेके रह गया। मिराज शाह बगौर वो लकड़ी का खस्ता हाल दरवाजा देख रहा था। कल ही दिलावर ने उस नीली आंखों वाली लड़की के मुतालिक तमाम मालूमात दे दी थी, मगर तब उस पर इस कदर गुस्सा सवार था कि अगर वो यहाँ आ जाता तो सब कुछ तहस नहस कर देता। इसलिए मिराज शाह ने ये काम आज तक मुलतवी कर दिया था। मकान बड़ा खस्ता हाल है, मगर अंदर रहते मकीनों की हिम्मत को दाद देनी तो बनती है। हल्की आवाज में खुद कलामी करते हुए मिराज शाह ने आगे बढ़कर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। उसे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा और दरवाजा जल्द ही खुल गया। दरवाजा खुलते ही मिराज शाह ने सामने खड़े अब्बास को देखा, जो मिराज शाह को अपनी चौखट पर खड़ा देखकर घबराया हुआ लग रहा था। शाह साईं, आप यहाँ? अब्बास घिघिया गया। हाँ अब्बास, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? मिराज शाह ने जवाबन सवाल किया। आ सकते हैं साईं, मगर मेरा घर आपकी शान के मुताबिक नहीं। मुझे हुक्म दे दिया होता, मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। वहीं खड़े खड़े अब्बास ने एक नज़र अपने घर को देखा और फिर दूसरी नज़र मिराज शाह पर डाली। अब मैं आ गया हूँ तो क्या मुझे यूं ही दरवाजे में खड़ा रखोगे? मिराज शाह की बात पर अब्बास ने घबराकर दरवाजे का रास्ता छोड़ा। मिराज शाह ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनके घर में दाखिल हो गया। अब्बास का घर 5 मरले का था। पीछे 2 कमरे थे। कमरों के सामने बरामदा और बरामदे के दाएं तरफ छोटा सा किचन था।
اس سے آگے صحن تھا اور صحن میں ایک طرف کونے میں واشروم اور اس سے تھوڑا آگے حوض تھا۔ میراج شاہ ایک نظر میں پورے گھر کا جائزہ لے چکا تھا۔ شاہ سائیں، آپ نے ناحق زحمت اٹھائی، میں آج آپ کے پاس آنے والا تھا۔ میری بیٹی نے جو رپورٹ درج کروائی ہے میں اس پر شرمندہ ہوں۔ ہم آج ہی برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے باس نے وضاحتی انداز میں کہنا چاہا، مگر میراج شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی بات درمیان میں ہی روک دی۔ حق بات میں شرمندگی کیسی عباس؟ تمہاری بیٹی نے جو بھی کیا مجھے اس بات سے کوئی اختلاف نہیں۔ چہرے اور آواز میں نرمی سموئے وہ باس کو حیرت زدہ کر گیا۔ حیرت زدہ مت ہو، تمہاری بیٹی حق پر ہے اور حق بات سے مجھے بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ خود ہی آگے بڑھ کر برآمدے میں رکھی چارپائیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ساتھ ہی اس کی زیرک نگاہیں کمرے کی کھڑکی میں کھڑے وجود کو محسوس کر گئی تھی۔ حالانکہ کھڑکی ایسی تھی کہ اندر کھڑا کوئی بھی شخص باہر سے نظر نہیں آتا تھا۔ بیٹھو عباس، میں یہاں تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میراج شاہ نے پرسکون انداز میں ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے دور کھڑے عباس کو بھی بیٹھنے کو کہا تو وہ دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ آپ یقین کریں شاہ سائیں، میری بیٹی نے جو کچھ کیا میری غیر موجودگی میں کیا۔ اگر میں یہاں ہوتا تو اسے کبھی بھی رپورٹ درج نہ کروانے دیتا۔ عباس کی سوچ ابھی بھی وہیں اٹکی تھی اور صفائی دینے کے انداز میں اپنی بات دہرا رہا تھا۔ بالکل عباس، مگر میرا یہاں آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ میراج شاہ نے اصل بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھی، لہجہ انتہا کی نرمی لیے ہوا تھا۔ کیسا مقصد؟ عباس اسے پریشانی سے دیکھنے لگا۔ اندر کمرے میں موجود خواتین بھی میراج شاہ کے اس جملے پر پریشان ہوتی نظر آئیں، مگر نیلی آنکھوں والی انیلا کے تاثرات میں کوئی پریشانی نظر نہ آئی۔ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میراج شاہ نے اصل مدعے پر بات کی۔ یہ جملہ ایسا تھا جس کی توقع کسی کو نہیں تھی۔ دراصل مجھے تمہاری بیٹی کی بہادری نے بہت متاثر کیا ہے۔ مجھے یہ جان کر ازحد خوشی ہوئی کہ میرے گاؤں میں کوئی تو ایسا ہے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جانتا ہے۔ میراج شاہ انتہائی نرم لہجے میں اپنی بات کی وضاحت دے رہا تھا۔ میں زاویار کی حرکتوں سے واقف ہوں، جانتا ہوں اس نے ہی کچھ غلط کیا ہے، اور اگر آج وہ سلاخوں کے پیچھے ہے تو صرف تمہاری بیٹی کی ہمت کی وجہ سے۔ وہ ایسے جملے صرف عباس کو قائل کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ تو صرف میراج شاہ کو پتا تھا کہ وہ خود پر کیسے جبر کیے بیٹھا ہے۔ چپ کیوں ہو گئے عباس؟ کوئی جواب دو۔ عباس کو گمسم ہوتا دیکھ کر میراج شاہ نے اس کی توجہ اپنی بات کی طرف کروائی۔ مگر شاہ سائیں، آپ کہاں اور ہم جیسے لوگ کہاں؟ وہ سخت تذبذب کا شکار تھا۔ ارے عباس، ہم سب برابر ہیں، یہ ذات پات تو صرف دکھاوا ہے۔ میراج شاہ ہنسی میں عباس کی بات اڑا گیا تھا۔ میں صرف زاویار شاہ کے لیے تم جیسے شخص کے برابر بیٹھنے پر مجبور ہوں، ورنہ میرے قدم کبھی ان گلیوں میں نہ پڑتے۔ میراج شاہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا تھا، لیکن چہرے کے تاثرات نہ بدلنے دیے تھے۔ مگر شاہ سائیں، عباس کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میراج شاہ نے اس کی بیٹی کو اپنانے کی بات کر کے اسے ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سوچ لو عباس، آخر کو تمہاری بیٹی کی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ جو بھی فیصلہ ہو مجھے آگاہ کر دینا، مجھے تمہارا فیصلہ قبول ہوگا۔ وہ سارا اختیار عباس کے سپرد کر کے اسے اپنی ذات کا مزید گرویدہ کر گیا تھا۔ مگر ایک بات جان لو، اگر تمہارا فیصلہ انکار میں ہوا تو مجھے ایسی باہمت لڑکی کو اپنی زوجیت میں نہ لینے کا ملال تا عمر رہے گا۔ چارپائی سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہوئے وہ چہرے پر دکھ بھرے تاثرات طاری کر گیا تھا۔ اس کی باتیں ایسی پرتاثیر اور لہجہ اس قدر نرم تھا کہ نہ صرف عباس اس کی بات پر قائل نظر آ رہا تھا، بلکہ اندر کھڑی انیلا بھی چند ہی لمحوں میں میراج شاہ کی اسیر ہو چکی تھی۔ آپ ایسا نہ کہیں شاہ سائیں، آپ پہلی بار میرے گھر آئے ہیں، میں بھلا آپ کو نامراد کیسے لٹا سکتا ہوں؟ عباس نے مسکراتے ہوئے میراج شاہ کی خواہش تسلیم کر لی تھی۔ اندر کھڑی انیلا کے لبوں پر بھی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ ابا کے فیصلے سے بے حد مطمئن تھی۔ تمہارا بہت شکریہ عباس۔ میراج شاہ نے بظاہر مسکراتے ہوئے مگر بہت مجبوری کے تحت اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا۔ آپ جب چاہیں نکاح خواہ کو لے آئیں اور میری بیٹی کو اپنی زوجیت میں لے لیں، عباس نے مزید کہا تھا۔ میراج شاہ نے سر کو اس بات میں جنبش دے پھر کھڑکی کی طرف نظریں کی۔ وہاں اب بھی کسی کی موجودگی کا گمان ظاہر ہو رہا تھا۔ میں یہ نیک کام آج ہی کرنا چاہتا ہوں عباس، وہ لمحے میں فیصلہ کر گیا۔ جیسے آپ مناسب سمجھے شاہ سائیں۔ عباس کو میراج شاہ کے کسی فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر تک آؤں گا نکاح خواہ کے ساتھ، لیکن میری والدہ نہیں آ سکیں گی۔ خارجی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے میراج شاہ نے عباس کو آگاہ کیا، پھر ہولے سے اس کا شانہ تھپکا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس کے چہرے سے وہ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اب چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں سرد مہری۔ دلاور نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو میراج شاہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دلاور نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔
दूसरी सीट पर बैठे मिराज शाह की नजरें गैर मरी नुक्ते पर जमी थी और आंखों में सोच की गहरी परछाइयां थीं। नीला आसमान सूरज की किरणों को समेटकर खुद पर तारीकी की चादर ओढ़ चुका था। आसमान के वस में चमकता पूरा चांद आज हर चीज को रोशनी में नहाने के दर पर था, जबकि चांद के आसपास बिखरे कुछ छोटे और कुछ बड़े सितारे आसमान की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। मगर असल खूबसूरती तो आज मिराज शाह के कमरे में उतरी थी, क्योंकि अनीला अब्बास दुल्हन बनी उसके कमरे में मौजूद थी। निकाह बहुत जल्दी में हुआ था, मगर वो दिली तौर पर इस रिश्ते से बहुत मुतमईन और खुश थी। अनीला ने बेड के वस में बैठे बैठे ही नजरें घुमाकर पूरे कमरे को देखा। मिराज शाह का कमरा पूरी हवेली का सबसे बड़ा और खूबसूरत कमरा था। दाईं दीवार की तरफ सिटिंग एरिया था, जहाँ खूबसूरत और बेशकीमती सोफे और एक छोटी मेज रखी थी। इन सोफों की तरफ दीवार गिर खिड़की थी, जो इस वक्त पर्दों से ढकी थी। अगर पर्दे हटा दिए जाते तो वहां से हवेली का पूरा लॉन नजर आता, जबकि कमरे के वस में दीवार के साथ किंग साइज बेड था। बाईं दीवार की तरफ ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम के दरवाजे थे। कमरा लाइट ब्राउन और ऑफ वाइट थीम पर था और इस वक्त बल्ब की हल्की रोशनी में वो ब्राउन कलर थोड़ा डार्क शेड का तासुर दे रहा था। अनीला ने बेड पर बैठे बैठे ही पूरे कमरे का जायजा लिया और कमरे की खूबसूरती को सराहे बिना न रह सकी। दरवाजा खुलने की हल्की आवाज पर अनीला सीधी होकर बैठी। मिराज शाह ने अंदर दाखिल होकर दरवाजा वापस बंद कर दिया और फिर अपनी शाल उतारकर सोफे पर फेंकते हुए वो मजबूत कदम उठाता बेड के करीब आके रुका। उसकी नजरें अनीला के वजूद की तरफ उठी और फिर वहीं जमकर रह गई। पहली बार मिराज शाह ने अनीला को थाने में निकाब में देखा था, तभी वो उसकी नीली आंखें उसे जकड़ गई थीं और आज तो वो परी चेहरा पूरा उसके सामने था, जिसके खूबसूरत नकूश मिराज शाह के हवास सलब करने पर तुले थे। अस्सलाम वालेकुम। मिराज शाह अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए उससे थोड़ा दूर बेड पर बैठ गया। अनीला शाह ने सर की जंबिश से सलाम का जवाब दिया था। मिराज शाह ने आगे बढ़कर अनीला का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। वो जो कुछ सोचकर इस कमरे में दाखिल हुआ था, अमल उससे बरक्स कर रहा था। मिराज शाह ने सोचा था कि वो अनीला को एक लम्हे के लिए भी अपने बिस्तर पर अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं करेगा, मगर यहाँ तो उसकी सोचने समझने की हिस्स ही मफलूज हो गई थी। अनीला का मासूम हुस्न ही ऐसा था कि वो अच्छे भले शख्स को होश बुला देती। तुम बहुत खूबसूरत हो अनीला, मेरी सोच से कई गुना बढ़कर खूबसूरत। अंगूठे से अनीला के हाथ की पुष्ट सहलाते हुए वो बेख्याली में इजहार कर गया था। अनीला के लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट नमूदार हुई और पलकें आरज़ुओं पर सजदा रेज हुई। मिराज शाह ने मबहूत होते हुए पलकों का वो रक्स देखा और अनीला के मजीद करीब हो आया। अब इन दोनों में थोड़ा सा फासला था। तुम्हें देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हें अपनी ज़ोजियत में लेकर मैंने घाटे का सौदा नहीं किया। बगौर उसके हर नक्श को देखते हुए मिराज शाह ने सरगोशी की। इसकी आवाज़ अब सर थी, मगर अनीला अपनी खुशी में आवाज़ का सरपन महसूस ही न कर पाई। उसकी नजरें तो मिराज शाह के हाथों में दिए अपने हाथ पर थीं, जो आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहे थे। मुंह दिखाई का तोहफा उधार रहा, बहुत जल्द तुम्हें ये तोहफा दूंगा। बराह रास्त उसकी शर्मिकी आंखों में झांकते हुए मिराज शाह ने कहा था। फिर साइड टेबल पर जलते लैंप की बत्ती भी बुझा गया। कमरे में अब मध्यम रोशनी भी खत्म हो गई थी और अनकरीब अनीला की जिंदगी भी ऐसे ही स्याह होने वाली थी। अनीला को मिराज शाह के घर में आए तकरीबन 15 दिन गुजर चुके थे। इन दिनों में मिराज शाह ने इसे अपने नरम लहजे और मोहब्बत भरे रवैये के साथ खुद से बांध लिया था। मिराज शाह ने ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी थी और इतनी होशियारी से इस पर अमल किया था कि अनीला तो क्या, किसी को भी इस पर जरा शक न हुआ था। अपना ख्याल रखना, मैं डेरे पर जमीनों के इंतजाम देखने के बाद जावियार शाह के पास जाऊंगा। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े मिराज शाह ने खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए अनीला को भी मुखातिब किया था। जावियार शाह के जिक्र पर अनीला के चेहरे के तासुरात में होती तब्दीली मिराज शाह से मख्फी नहीं थी। सिर्फ देखने जाऊंगा कि वो अपने जुर्म की सजा पाते हुए किस हाल में है। मिराज शाह ने 2 कदम का फासला समेटते हुए अनीला के चेहरे को अपने हाथों में भरते उसकी परेशानी दूर करनी चाहिए। अम्मा साईं को भी इसकी बहुत फिक्र है और मेरा भी वो छोटा भाई है, इसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता। नरमी से नीली आंखों में देखते हुए उसने सफाई देने के अंदाज में कहा था, आप अपने भाई से मिल सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। अनीला ने अपने चेहरे पर रखे उसके हाथों पर अपने हाथ रखे थे। चलो अब मैं निकलता हूँ, तुम कुछ देर रेस्ट कर लो, फिर अम्मा साईं के पास चली जाना। मिराज शाह ने झुककर नरमी से अनीला के हाथ पर लम्स छोड़ा, साथ ही उसे ताकीद की। फिर उससे फासले पर होते हुए मैट्रेस शीट पर रखी अपनी शॉल उठाई और उसे कंधों पर ओढ़ते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। पीछे अनीला ने आसूदगी से लंबी सांस भरी और फिर मैट्रेस पर गिरने के अंदाज में लेट गई। यूं ही लेटे लेटे वो नींद की वादियों में उतर गई थी।
मिराज शाह डेरे पर चक्कर लगाने के बाद अब थाने आया था। सच शुक्र कि शिराज मलिक इस वक्त थाने में मौजूद न था, वरना उनकी ज़बानी कलामी तकरार एक बार फिर शुरू हो जाती। पुलिस एहलकार से शिराज मलिक के बारे में पूछने के बाद मिराज शाह लॉकअप एरिया की तरफ बढ़ गया। लंबी सी राहदारी से गुजर कर जब वो ज़ावियार शाह के लॉकअप के सामने आया तो ज़ावियार शाह मिराज शाह को देखकर फौरी अपने मैले से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। ज़ावियार शाह सलाखों से कुछ फासले पर रुकते हुए मिराज शाह ने उसे पुकारा था। लहजे में नरमी थी। ज़ावियार शाह इन 15 दिनों में ही हाल से बेहाल हो चुका था। मैले कुचैले कपड़े, गंदा बिस्तर और जेल का ये बंद कमरा उसे अच्छे से सजा का एहसास दिला रहे थे। मिराज शाह से ज़ावियार शाह के लिए हवेली से खाना और अच्छे कपड़े भेजने का अकराम को कहा था, मगर शिराज मलिक ने उसकी एक न सुनी थी। शिराज मलिक के लिए ज़ावियार भी बाकी मुजरिमों की तरह था और उसे कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल देने से मना कर दिया था। ज़ावियार शाह अपने बिस्तर से उठकर अब सलाखों के करीब आ खड़ा हुआ था, मगर उसकी आंखों में तुंदी थी। वो आज मिराज शाह को गुस्से से देख रहा था। ऐसे क्यों देख रहे हो ज़ावियार शाह? उसकी आंखों के तुंदही मिराज शाह ने भी महसूस की थी, इसलिए वो पूछे बिना ना रह सका। भाई, आप मुझे यहाँ से निकालने की बजाय अपनी जिंदगी एंजॉय करते फिर रहे हैं, ज़ावियार शाह ने बुलंद और तेज लहजे में कहा था। मिराज शाह ने उसकी बुलंद आवाज़ पर उसे हैरत से देखा। ये किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो ज़ावियार शाह? लगता है यहाँ रहते हुए तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मिराज शाह उसे गुस्से से टोक गया था। किसी का भी ऐसा लहजा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। कुछ गलत तो नहीं कह रहा भाई? ज़ावियार ने जवाबन उसे अफसोस भरी नजरों से देखा था। वाज़िया लफ्ज़ों में कहो जो भी कहना चाहते हो। मिराज शाह ने उससे खुलकर बोलने की इजाज़त दी थी। ज़ावियार शाह पहले तो उसे देखकर तंजिया मुस्कुराया, मगर मिराज शाह को खुद को घूरता पाकर उसने बोलना शुरू किया। मैं पिछले 15 दिनों से यहाँ कैद हूँ और आप मुझे रिहा कराने के बजाय दुल्हन पे लाए हैं। ज़ावियार शाह ने अब वो बात की तो जो उससे पिछले 15 दिनों से अंदर ही अंदर खा रहे थे। आपने सोचा होगा भाई तो कैद हो गया है, अच्छा है कैद में रहे, ऐसा ही है ना? वो हद दर्जा गलत फहमियों का शिकार था और उनका इजहार भी बरमला कर रहा था। ज़ावियार शाह, मेरी बात सुनो तुम। मिराज शाह ने उसे समझाने की गर्ज से अब अपना लहजा नरम रखा, मगर ज़ावियार तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। क्या सुनो भाई, आपने कुछ सुनने के लिए बाकी रखा है? मुझे ये कहा कि वकील को कहकर आप मुझे रिहा करवाएंगे और दूसरी तरफ आपने उसी लड़की से शादी कर ली जिसने मुझ पर बहतान लगाया। जिस लड़की की वजह से मैं ये कैद काट रहा हूँ, आप उसे ही हमारी हवेली में ले आए हैं। ज़ावियार शाह बोलने पर आया तो बोलता चला गया। अपनी बातों में दुख का तासुर देने के लिए वो चेहरे पर मस्कीनियत तारी किए हुआ था और आंखें तो ऐसे नम थी जैसे वो अभी रो पड़ेगा। ज़ावियार शाह, तुमने जो कहना था कह लिया, अब जरा तहम्मुल से मेरी बात सुनो। मिराज शाह ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने की तंबीह की। आंखों में ऐसी सर्दमहरी की लहर थी कि ज़ावियार शाह वाकई खामोश हो गया। मैंने उस लड़की से शादी सिर्फ तुम्हारे लिए की है। तुम देखना जल्द ही वो अपना केस वापस ले लेगी और तुम यहाँ से बाइज्जत बरी होकर जाओगे। वो शिराज मलिक खुद तुम्हें इज्जत से हवेली छोड़ कर आएगा। तहम्मुल से इसे बताते हुए मिराज शाह ने आखिर में शिराज मलिक के जिक्र पर दांत पीसे थे। ये सब होगा कैसे? ज़ावियार शाह उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। ये काम मेरा है तो बस मुझ पे ही छोड़ दो, तुम्हें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। उसने ज़ावियार शाह को वाज़ेह लफ्ज़ों में अब भी कुछ न बताया था। और ये जो तुम दूसरों की बातों में आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, इसका हिसाब मैं बाद में लूँगा। अभी मैं पता करवाता हूँ जहाँ तुमसे मिलने कौन आता है, जिसने तुम्हें ये बातें बताकर तुम्हारा दिमाग ख़राब किया है। एक बार उसका पता लग जाए फिर उसे तफसीली मुलाकात मैं खुद करूँगा। मिराज शाह अपने लफ्ज़ों से ज़ावियार शाह को भी डरा कर रख चुका था। भाई प्लीज़, आई एम सॉरी। ज़ावियार शाह फौरी परेशान हुआ। वो फिलवक्त भाई का गुस्सा अफोर्ड नहीं कर सकता था। तुम कुछ दिन रहो यहीं, अब यही तुम्हारी सजा है। मिराज शाह तनफ्फुर से कहते हुए मुड़ा और कदम वापसी के लिए बढ़ा दिए। एक बार बाहर निकल आऊं, फिर इस लड़की से बदला तो मैं अच्छे से लूंगा। पीछे ज़ावियार शाह ने सलाखों पर हाथ मारते हुए अपने मकरू अज़ाइम दोहराए थे, जिससे मिराज शाह ला इल्म था। मिराज शाह थाने से सीधा हवेली आया। ज़ावियार शाह का लहजा, उसकी बातें मिराज शाह के अंदर गुस्से का अलाव दहकाए हुए था। उसके सामने तो वो तहम्मुल का मुजाहरा कर गया था, मगर अब उसके अंदर दबा गुस्सा बाहर निकलने को बेताब था। जनान खाने में बैठी अनीला ने मिराज शाह को गुस्से से अंदर कमरे में जाता देख लिया था। अब वो इसी कश्मकश में वहीं बैठी थी कि अंदर कमरे में जाए या नहीं, क्योंकि मिराज शाह के गुस्से से तो उसकी भी जान जाती थी। जाओ अनीला, देखो मिराज को। अम्मा साई ने ही उसे उठने को कहा तो वो हिम्मत जमा करती हुई वहां से उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अनीला ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसकी निगाहें कमरे के वस्त में टहलते
मिराज शाह की तरफ गए। मिराज शाह ने भी उसे देख लिया था, मगर उसके चेहरे के तासुरात हनूज गुस्से से भरे थे। अनीला ने कदम आगे बढ़ाए, मगर फिर कदमों में कुछ आने पर वो रुकी और निगाहें नीचे की। वो मिराज शाह की शॉल थी जिस पर वो कुछ देर कबल गुस्से से उतार कर नीचे फेंक चुका था। क्या हुआ शाह, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मिराज शाह की तरफ डरे डरे कदम उठाते हुए अनीला ने इस्तफसार किया। कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ आओ मेरे पास। इसने नफी में सर हिलाते हुए हाथ अनीला की तरफ बढ़ाया, जिसे अनीला ने थाम लिया। कुछ तो हुआ है, मुझसे शेयर कर लें, दिल हल्का हो जाएगा। अनीला ने बगौर मिराज शाह की सुर्ख होती आंखों में देखते हुए कहा, आज मैं थाने गया था अनीला। मिराज शाह ने एक जुमला अदा करने के बाद एक लम्हे का तवक्कुफ किया। वहां पर मर्द ही मर्द थे। बस यूं ही मेरे दिल में ख्याल आ गया कि तुम भी तो रिपोर्ट के सिलसिले में वहां गए थे। पता नहीं इन मर्दों ने तुम्हें किन किन नजरों से देखा होगा, और यही सोचकर मुझे गुस्सा आ गया। वो अपने गुस्से को दूसरी बात में ढाल गया था। अंदाज बेबस सा था, जैसे वो ये सब सोचना नहीं चाहता था, मगर फिर भी सोच बैठा हो। शाह, मैं मुकम्मल पर्दे में गई थी। अनीला ने उसका गुस्सा कम करने के लिए वजाहत दी थी। बिल्कुल, मुझे तुम पर कोई शक नहीं, ना ही गुस्सा है। बस इन मर्दों को देखकर मुझे अजीब सी बेबसी महसूस हुई, जो आज से पहले कभी नहीं हुई। मिराज शाह ने कंधों को खफीफ से जंबिश देते हुए अनीला को अपनी मोहब्बत भरी नजरों के हिसार में लिया था। आप यूं ही परेशान हो रहे हैं शाह? अनीला ने मिराज शाह के हाथ थाम कर उसे बेड पर बिठा दिया, फिर खुद भी इसके करीब बैठ गई। परेशान होना तो बनता है, तुम मेरी महबूब बीवी हो। मुझे किसी तौर पर यह गवारा नहीं कि मेरे अलावा कोई तुम्हें देखे, और खास तौर पर तुम्हारी ये नीली आंखें। उसने रिककर अनीला की नीली आंखों पर अपनी आंखें मरकूज की। तुम जब पर्दे में होती हो तब भी ये आंखें अया होती हैं, और मेरा बस चले तो मैं अपनी बीवी की आंखों पर किसी की निगाह न पड़ने दूं। वो जैसे नरम आवाज में अपनी बेबसी वाज़ेह कर रहा था। अनीला को इस पे रश्क आने लगा कि उसका शौहर उससे इतनी मोहब्बत करता है। अच्छा चलें, छोड़े इस बात को, अब तो जो होना था हो गया। अनीला ने बात बदलनी चाही। वो मिराज शाह को यूं बेबस नहीं देख सकती थी। नहीं छोड़ा जा सकता अनीला, अभी तो मुझे ये सोच सोच कर होल उठ रहे हैं। जब तुम केस के सिलसिले में अदालत जाओगी तब मैं खुद पर कैसे जबर करूंगा? मिराज शाह ने अब नया नुक्ता उठाया। अनीला खामोशी से उसे देखने लगी। इस बारे में तो उसने कुछ सोचा ही ना था। वहां पर भी तो बहुत सारे लोग होंगे, बल्कि थाने से ज्यादा मर्द वहां पर होते हैं। मैं चाहता हूँ तुम्हें कोई सर्द गर्म हवा भी न छुए, और तुम्हें ऐसी जगह पर लेकर जाना बहुत ही सब्र आजमा काम है। मिराज शाह ने जैसे सर झुकाकर कहते हुए शिद्दत से अनीला के हाथ थामे। ये सब कुछ अनीला पर मिराज शाह के एहसासात वाज़ेह करके, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं वहां नहीं जाऊंगी शाह। उसने मिराज शाह का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए यकीन दिलाने से अंदाज में कहा, मगर तुम्हारा केस? वो बात अधूरी छोड़ गया था। मैं केस वापस ले लूंगी। अनीला वो बात कर गई थी जो मिराज शाह उसके मुंह से सुनना चाहता था। मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा अनीला, मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। मिराज ने लहजे में अजियत समोली, जैसे वो अनीला के इस फैसले से रजामंद ना हो। मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं साईं, आपको मेरा इतने सारे गैर मर्दों में जाना अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं जाऊंगी। ये चार दीवारी ही मेरा घर है जहाँ मेरा तहफ़्फ़ुज़ है, और सबसे बड़ी बात, मेरा आपसे जुड़ा ताल्लुक है। इस ताल्लुक के लिए तो मैं जान भी कुर्बान कर दूं। वो नरमी से उसकी आंखों में देखते हुए उसे अपने साथ का यकीन दिला रहे थे। मिराज शाह की नज़रों ने उसे अपने जाल में कैद कर लिया था। ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो, लेकिन एक बात याद रखना, ज़ावियार शाह से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। मिराज शाह ने उसके फैसले पर रजामंदी देने के साथ ही वार्निंग दी। बिल्कुल, मैं हर फैसले में आपके साथ हूँ। अनीला ने फौरन ही तायदी अंदाज में सर हिलाया था, और मिराज शाह उसकी अदा पर कुर्बान होता उससे अपने करीब कर चुका था। ये चंद दिन बाद की बात थी। अनीला अपना केस वापस ले चुकी थी और ज़ावियार शाह रिहा होकर वापस हवेली आ चुका था। उसे हवेली आए आधा घंटा ही हुआ था। इस वक्त ज़ावियार शाह, उसके दोस्त अहबाब और मिराज शाह मर्दान खाने में जमा थे। अनीला यूं ही मर्दान खाने की तरफ आई, मगर वहां बैठे मिराज शाह को देखकर वो ठटक कर वहीं रुक गए। मिराज शाह न सिर्फ वहां बैठा था, बल्कि वो ज़ावियार शाह के साथ बातें भी कर रहा था, और वो बातें ही ऐसी थी जिन्होंने अनीला के कदमों तले से जमीन खींच ली। मैंने कहा था ना कि वो लड़की खुद अपना केस वापस लेगी। देखो, मैंने अपना कहा पूरा किया ज़ावियार। मिराज शाह चेहरे पर फतह मंदाना तासुरात सजाए ज़ावियार से मुखातिब हुआ था। बिल्कुल भाई, मुझे आप पर यकीन था, तभी तो इतने दिन जेल में गुजार आया हूँ, मगर ये सजा नाहक थी। वो भी जवाबन मुस्कुराया था, और आखिर में उसने जैसे शिकवा किया, इसके दोस्त अहबाब भी उसकी तायीद करते नजर आए। चल कोई नहीं, शेर जवान हो, ये चंद दिन की कैद तुम पर कोई असर नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे लिए तो यही बड़ी बात होनी चाहिए कि बाइज्जत वापस आए हो। अनीला ने खुद अपना केस वापस लिया है। ज़ावियार का कंधा थपथपाते हुए मिराज शाह ने उसका हौसला बढ़ाया था।
इसीलिए आपने उस लड़की से शादी की थी भाई। उसने लगे हाथों ये सवाल भी पूछ लिया। बिल्कुल, वरना इन जैसे कमीन लोगों को कौन मुंह लगाता है। देख, तेरे लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा। मिराज शाह ने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इकरार किसी की पूरी हस्ती हिला चुका था। ये आप क्या कह रहे हैं साईं? अनीला से वहां खड़ा रहना दोबर हुआ तो वो चंद कदम आगे बढ़कर मिराज शाह के मुकाबिल आ खड़ी हुई। वो इतनी हवास बाख्ता और बेयकीन थी कि इसने मर्दान खाने में खड़े बाकी मर्दों पर भी ध्यान न दिया जो इसे देखने लगे थे। सच कह रहा हूँ, मेरी बीवी बनने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुमसे शादी मैंने सिर्फ इसलिए की ताकि तुम केस वापस ले लो, वो मुस्कुरा कर कहता अनीला को पत्थर कर गया था। वो नीली आंखों वाली लड़की आंखों में आंसू लिए उसे बेयकीनी से देखने लगी। मिराज शाह का दिल मुट्ठी में हुआ पर वो खुद पर सख्त खोल चढ़ा गया। बहुत पछताएंगे शाह आप, मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी। अनीला ने रोते हुए शिकवा किया और वापस कमरे के अंदर चली गई। वो गरीब थी, खुददार थी, पर मिराज शाह ने उसका तमाशा बनाया था। मिराज शाह तो फतह के नशे में चूर डेरे पर चला गया था और उसी रात अनीला खामोशी से हवेली छोड़कर भाग गई थी। जब अगले दिन वापसी पर यह बात मिराज शाह को पता चली तो उसकी सांसें रुकने लगी। वो गुस्से से पागल होता हर जगह उसे ढूंढने लगा, मगर अनीला न जाने रातों रात कहाँ गायब हो गई थी कि मिराज शाह के आदमी उसे ढूंढने में नाकाम ठहरे थे। 6 माह बाद मिराज शाह ने आज किसी काम के सिलसिले में दूसरे गांव जाना था। जो कि सफ़र लंबा था इसलिए वो सुबह सवेरे ही घर से निकल पड़ा था। अब दोपहर के 2 बजने वाले थे। जाती गर्मियों के दिन थे, मगर इस वक्त सर पर चमकता सूरज भरपूर गर्मी का एहसास दिला रहा था। वो खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी स्याह लैंड क्रूजर खुद ड्राइव कर रहा था। अनीला को उसकी जिंदगी से गए 6 माह हो चुके थे और इन 6 महीनों में कोई एक दिन ऐसा न था जब उसने अनीला को ढूंढने की कोशिश तो की हो। इसी दौरान उसे अपने खास आदमी से यह भी पता चला था कि जावियार वाकई कसूरवार था। उसने अनीला से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इस बात ने मिराज शाह के गुस्से को नए सिरे से दहका दिया था और फिर मिराज शाह खुद जावियार को जेल में बंद करवा कर आया था। वो गांव की हदूद में दाखिल हो चुका था और अब गाड़ी ड्राइव करते हुए वो मुसलसल अनीला के बारे में सोच रहा था। उसकी सोचों का तसलसल अचानक किसी वजूद के गाड़ी के सामने आ जाने पर टूटा। मिराज शाह ने बरवक्त ब्रेक लगाई और गाड़ी उस वजूद को हिट न कर पाए, लेकिन वो वजूद नीचे जमीन पर गिर चुका था। गाड़ी रुकते ही वो सरहद से बाहर निकला और सामने की तरफ आया। फिर नीचे गिरे वजूद को देखा। वो एक लड़की थी जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। मैं माजरत ख्वाह हूँ, आपको लगी तो नहीं? मिराज शाह ने दूसरी तरफ से आते हुए इस लड़की से माजरत की, मगर ये आवाज़ सुनकर वो वजूद तो अपनी जगह साकिन हो चुका था। अनीला ने सोचा भी न था कि कभी उसकी मुलाकात दोबारा मिराज शाह से होगी। आप ठीक हैं? उसे हनूस नीचे देखता पाकर मिराज शाह ने परेशानी से इस्तफसार किया। अनीला ने बामुश्किल सर को हस्बात में चमरिश दी और हनूस वैसे ही बैठी रही। अगर सर ऊपर उठाती तो मिराज शाह उसकी आंखें पहचान लेता और वह ऐसा नहीं चाहती थी। आए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। वो हनूस वैसे ही बैठी रही तो मिराज शाह ने खुद आगे बढ़कर उसे सहारा देकर उठाना चाहा, मगर इस चेहरे पर नजर पड़ते ही वो अपनी जगह स्टिक हो गया। अनीला, तुम अनीला ही हो ना? उसे पहचान चुका था, मगर फिर भी यकीन दहानी चाहता था। नहीं, अनीला ने बादिक्कत अपनी आवाज़ सख्त की और रुखाई से जवाब देते हुए उठ खड़ी हुई। अनीला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, मुझे माफ़ कर दो। मिराज शाह अपने कपड़ों की परवाह किए बगैर उसके साथ कच्ची ज़मीन पर बैठ गया था। साथ ही उसने अपने दोनों हाथ माफ़ी के अंदाज में बांध लिए। अनीला उसे हैरत से देखने लगी। यह शख्स तो अपने कपड़ों पर ज़रा सी गर्द बर्दाश्त न करता था और आज वो उससे माफ़ी मांगने के लिए उसके कदमों में झुकाया था। शाह, आप जमीन पर ना बैठे, उठें। वो उसे कच्ची जमीन पर बैठा नहीं देख पाई थी। पहले कहो तुमने मुझे माफ़ किया, मेरी हर खता, मेरी हर ज्यादती माफ़ की। वो अब भी दोनों हाथ बांधे हुए उससे माफ़ी का तलबगार था। अनीला का दिल उसे इस हालत में देखकर पसीज गया। वो फौरन इसके करीब ही नीचे बैठी, मगर एहतियात से। शाह, मैंने आपको माफ़ तो उसी दिन कर दिया था जिस दिन आपकी हवेली से कदम बाहर निकाला था। आपके लिए तो मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत है, नफरत तो कहीं है ही नहीं। अनीला उसके दोनों जुड़े हाथ थाम कर नीचे कर गई थी। इसकी आवाज़ में घुलती नमी पर मिराज शाह ने सख्त तकलीफ महसूस की थी। मेरे साथ वापस चलो, मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें मेरी ज़ात से कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। वो मिन्नत कर रहा था। सर पर खड़े सूरज की तपिश इन दोनों पर बेअसर थी। प्लीज़ अनीला, मेरे साथ चलो। वो अपनी बात बार बार दोहरा रहा था और अनीला उसे ऐसे हारे अंदाज में नहीं देख सकती थी। ठीक है, अब पहले उठे तो सही, मैं आपके साथ चलूंगी। वो फौरन ही मान गई थी। वो बात जिस पर उसे उसके घर वाले पिछले 6 महीनों से कायल न कर पाए थे,
میراج شاہ کی یہ بے اقرار حالت اسے چند لمحوں میں ہی قائل کر گئی تھی۔ میراج شاہ اس کی بات پر فوراً کچی زمین سے اٹھا۔ اس کے کپڑوں پر گرد لگ چکی تھی، مگر میراج شاہ کو آج انیلا کے سوا کسی کی پرواہ نہ تھی۔ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے ہاتھ انیلا کے سامنے بڑھایا، جسے تھام کر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور پھر اس کا بھرا بھرا وجود میراج شاہ کے سامنے آیا۔ یہ میراج شاہ نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ بابا سائیں بننے والے ہیں، مجھے بھی یہاں آ کر پتا چلا تھا، مگر تب میں خود پر واپسی کا ہر در بند کر آئی تھی۔ انیلا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی۔ یہ خوشی دیکھ کر تم نے میراج شاہ کو تا عمر کے لیے خرید لیا ہے انیلا۔ میراج شاہ نے خوشی سے آگے بڑھ کر اس کے گرد اپنا حصار قائم کیا۔ انیلا نے آسودگی سے آنکھیں موند کر یہ حصار محسوس کیا اور پھر اس کے ساتھ ایک گاڑی میں سوار ہوئی۔ اب کی ان کی منزل ان کا اپنا گھر تھی، جہاں ڈھیروں خوشیاں ان کے منتظر تھیں۔